नमस्कार, मैं रोहित सिंह ट्रिपल.com के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम दो ऐसे जहां हम दो ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जो अपने आप में किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो हम जैसे तमाम युवाओं के लिए एक मिसाल के तौर पर जरूर है। हम बात कर रहे हैं मनी फॉर ड्राइव एडवर्टाइजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स तिलकेश भाटिया और सौरभ खंडेलवाल की। आज ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ट्रिपल के इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित। थैंक यू रोहित, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, ये इंटरव्यू खास तौर से, जैसा कि अभी हम आपको बता दें कि एक हमारी एक सीरीज भी हम चला रहे हैं करियर खोज करके। उसमें जो बेसिक करियर की नीड्स होती हैं बच्चों की, कई बार बच्चे भटक जाते हैं, तो उसकी सही गाइडेंस की हम बात कर रहे हैं। ये इंटरव्यू वैसे तमाम युवा पीढ़ी के लिए एक गाइडेंस के तौर पर भी होने वाला है, इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहला सवाल आप दोनों से ही करना चाहूँगा। जैसा कि मुझे पता चला कि आपकी जो बैकग्राउंड है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग से एडवर्टाइजमेंट की तरफ आने का कैसे विचार आया, कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? आप दोनों से एक एक करके जानना चाहूँगा जी। हाँ, तो देखिए, इंजीनियरिंग के बाद एक्सपोजर, जैसे मैं मेरी बात करूंगा तो इंजीनियरिंग के बाद आईटी कंपनी का एक्सपोजर लिया था। बट माइंड बैक ऑफ द माइंड ये क्लियर था कि कहीं ना कहीं अपने को एम्प्लॉयमेंट देने में ही फोकस करना चाहिए। एजुकेशन इज नॉट टू गेट द जॉब, एजुकेशन इज टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। सो उस थॉट के साथ, और जिस टाइम हम ये थॉट गया था स्टार्ट करने का, उस टाइम ये माना जा रहा था कि जिस जिस ईयर में अपन राइट नाउ है, उस टाइम इस ईयर तक एम्प्लॉयमेंट बहुत लार्ज स्केल पे बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। इस थॉट के साथ कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट अगर अपन करते हैं, उसको कोई चाहे स्टार्टअप कोई कर रहा हो या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहा हो, तो बिजनेस चलाने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट की नीड बहुत ज्यादा है। तो इस थॉट से कि पहले लेट्स जंप इनटू द बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, लेट्स अंडरस्टैंड द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और थॉट ये भी था कि कभी भी कोई स्टार्टअप आता है तो कुछ ना कुछ प्रॉपर मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट ना होते हुए या अवेयरनेस नहीं होती है, तो उस केस में वो स्टार्टअप वाइंड अप हो जाता था। तो कुछ ऐसे मीडिया अपन मार्केट में लेके आ जाए जिसके कारण कम कॉस्ट में स्टार्टअप्स को एडवर्टाइजमेंट मीडिया मिल जाए और स्टार्टअप्स सरवाइव कर पाए। ओके, ये घेरा। और तिलकेश जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या सेम मकसद ही था आप दोनों का, इस वजह से विचार मिला और एक आइडिया पे दोनों ने साथ में काम किया? बिल्कुल, हम लोग अगर पार्टनर्स हैं और एक ही कंपनी को लीड कर रहे हैं तो काफी हद तक हमारे विजन अलाइन होते हैं। और जो सौरभ जी ने बात बोली उसमें कुछ चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमारा जब मैं लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग आईआईटी ग्रेजुएशन आई वाज वर्किंग विद द इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ में काम कर रहा था। इट वाज अ कंफर्टेबल जॉब एंड काफी हाई पेड जॉब है और काफी इंजॉयबल जॉब है बिकॉज फाइनेंस, आई लव फाइनेंस। तो I was like happy going with the career, but एक चीज जी थी हमेशा हिंज आती थी कि इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करते हुए सिर्फ और सिर्फ मैं खुद को एम्प्लॉय कर पा रहा हूँ और मैं सिर्फ अपने फैमिली को और अपनी फैमिली को, जो कि 5-7-8 लोग हैं, उनका ही वेलफेयर हुआ, उन्हीं के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। तो तब एक चीजें अलाइन हुई, काफी सारी रिपोर्ट्स पढ़ते थे कि जब तक हम लग एम्प्लॉयमेंट, अगर हमने एजुकेशन ली है और हम अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं या कोई ना कुछ कम्युनिटी को बैक वापस नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज जो भी हमने एक अच्छी एजुकेशन ली, कुछ भी ली, दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ अ कम्युनिटी। कहीं ना कहीं हमें कम्युनिटी से हेल्प मिली इन टर्म्स ऑफ एडवाइस, डायरेक्शन, इंफॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं उस पूरी कम्युनिटी को हम कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, वो मेरा फोकस था। तो फिर लगा कि एक आंख बंद करी तो लगा कि यार 1 लाख लोगों को जब हम एम्प्लॉय कर पाएंगे तब हमारे को वो कम्युनिटी का गिव बैक टू सोसाइटी वाली फुलफिल होगी। तब ये लगा कि जिस फील्ड में मैं हूँ उससे वो कभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई कैन बी अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट बैंकर, लेकिन वहां पे मैं 1 लाख लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर सकता बिकॉज वो बहुत नैरो फील्ड है और वेरी हाई फेलियर रेट वाला फील्ड है इन्वेस्टमेंट बैंक।
उसके बाद लगा कि क्या करना, क्या कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग इज द सेकंड थिंग, बिकॉज एवरी कंपनी को एडवर्टाइजिंग लगता है, एंड विदाउट मार्केटिंग इज अ थिंग जो सबके लिए हर कंपनी के लिए नीडेड है। देन वी थॉट अगर हम एडवर्टाइजिंग की प्रॉब्लम को, प्रमोशन की, कंपनी की प्रमोशन की प्रॉब्लम को प्रमोट कर देंगे तो हम डायरेक्टली तो काफी सारे लोगों को एम्प्लॉय कर देंगे, प्लस जो कंपनी हमसे फ्लरिश हो रही है, जिसकी हम एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कर रहे हैं, उस कंपनी में भी ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो हम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों तरीके से एम्प्लॉयमेंट की तरफ फोकस करके कम्युनिटी ड्रिवन हेल्प कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हैव अ लॉट ऑफ अदर वेंचर्स, हम लोग बहुत सारे अलग अलग वेंचर्स प्लान कर सकते हैं, बिकॉज अगर इफ यू आर एबल टू प्रमोट योरसेल्फ, तो देन यू कैन ओपन लॉट ऑफ वेंचर्स एंड एम्प्लॉय लॉट ऑफ पीपल इन दैट। राइट। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के वेलफेयर की भी बात भी कहीं ना कहीं इसमें आती है, और अपनी कम्युनिटी को वापस करने वाली बात भी एक आती है कि हमने जो आज तक उससे सीखा कमाया है वो उसको वापस भी करें। बिल्कुल सही चीज है। तो इसके साथ मैं आप दोनों लोगों से एक एक करके जानना चाहूंगा कि मनी फॉर ड्राइव का सफर कैसे शुरू हुआ। ये आइडिया इस पूरी सिचुएशन के बाद आया, और उसके बाद फिर मनी फॉर ड्राइव कहाँ से जन्मा, और फिर कैसे किस तरीके से आगे बढ़ा, इसके बीच में हमने क्या चुनौतियां देखी, इसके बाद मेरा सवाल होगा। तो शुरू करें। देखिए, मनी फॉर ड्राइव हमने स्टार्ट किया था, हम लोग शुरू में आ रहे थे प्राइवेट कार एडवर्टाइजमेंट में, और उस टाइम पे हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से ट्रिगर कर सकते हैं प्राइवेट कार एडवर्टाइजमेंट। तो कार के रजिस्ट्रेशंस भी हमें कराने थे। उसका एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने ऑटो रिक्शा एडवर्टाइजमेंट का मीडिया यूज किया। ऑटो रिक्शा एडवर्टाइजमेंट का जब मीडिया यूज किया तो हमें सिर्फ 50 ऑटो पे कैंपेन करके करीब 150 इंक्वायरी आई थी हमारे पास। तो उस टाइम पे ये थॉट गया कि अभी तक तो जिस डायरेक्शन में अपन सोच रहे थे उससे ज्यादा, क्योंकि ऑटो रिक्शा क्या हर नुक एंड कॉर्नर में सिटी में मूव करता है, तो ऑटो रिक्शा के जो एडवर्टाइजमेंट है वो आई लेवल पे होता है। ये थॉट गया, और ये अनटैप्ड मीडिया था। अभी तक जब हमने स्टार्ट किया था तब तक इस तरीके का कोई मीडिया मार्केट में था ही नहीं, तो कोई इस मीडिया को ऑर्गेनाइज तरीके से कर ही नहीं रहा था। ये कब की बात थी लगभग? ये कब की बात हो रही थी? कब? ये 2011-12 की बात है। 11-12 की बात है। बेशक हाँ, उस वक्त तक ऐसा कुछ भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं होता था। इवन हम लोग जब गूगल पे सर्च करते थे कि ऐसा कुछ तो होता होगा, कहीं तो होता होगा, तो गूगल ये वर्ड पे जब वी सर्च ऑटो रिक्शा एडवर्टाइजमेंट या ऑटो रिक्शा ऑटो ब्रांडिंग, तो वहां पे वो ऑटोमोबाइल का कोई ना कोई डीलर का लिंक शेयर कर देता था जो ओपन होता था। मतलब पूरी इंडिया में कहीं भी इस डायरेक्शन में काम नहीं हो रहा था। इंटरनेट तो हाइप पे आ ही गया था उस टाइम तक, पर ये इस कैटेगरी का कीवर्ड अभी नहीं होता। जैसे आप अभी डालेंगे तो you'll get thousands of links। उस टाइम पे कोई भी काम नहीं करता था। तो उस आइडिया को ट्रिगर करके ऑटो के डायमेंशंस लेके कितना मीडिया लगना चाहिए, उस मीडिया पे कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ऑटो ड्राइवर को क्या देना चाहिए, ऑटो ड्राइवर को कैश देना चाहिए, तब तक गवर्नमेंट के भी कुछ रूल्स नहीं थे, क्योंकि आइडिया एकदम फ्रेश था, ऐसी कोई गाइडलाइन भी नहीं होती थी। तो और इवन शुरू में तो ये लगता था कि क्या ये मीडिया क्या इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट कंपनी कराएगी, मतलब छोटे मोटे स्टार्टअप्स या छोटी मोटी कंपनी तो करा सकती है, क्या कॉर्पोरेट्स इस मीडिया पे आएंगे? तो हमने जब एक आइडिया ट्रिगर किया, तो ट्रिगर करने के बाद पहले ये कैंपेन आया हमें इंदौर के लिए। इंदौर से क्लाइंट का कैंपेन किया, उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मतलब इफ दे कंपेयर ROI as compared to any other available media in the market at that time, तो उनको ROI सबसे बेस्ट ऑटो रिक्शा में आ रहा था। तो जब ये हमने ट्रिगर किया, आउटपुट आया, तो उस सेम क्लाइंट की मल्टीपल लोकेशंस की रिक्वायरमेंट आने लग गई, अप कंट्री की रिक्वायरमेंट आने लग गई। जैसे इंदौर से टचिंग जितनी भी छोटे छोटे सिटीज है, उज्जैन, नागदा, नीमच, मंदसौर, इनकी रिक्वायरमेंट आई। तो वी केप्ट अ थॉट कि किसी को भी नो नहीं बोलना है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी विल एक्सपेंड अवर होराइजंस। तो उनकी रिक्वायरमेंट आई, हमने उतनी सिटी में एक्सपेंड किया। उसको एक्सपेंड करने के बाद जब जहां जहां विजिबिलिटी आते गई, वहां लोगों को भी पता पड़ता रहा कि ऐसा कोई मीडिया है। पहले एक कॉलेज का कैंपेन किया, एक कोचिंग का कैंपेन किया, फिर FMCG प्रोडक्ट्स में एक क्लाइंट आया, गुरुजी प्रोडक्ट्स, उनका कैंपेन किया। तो जब देखते गए कि एक के बाद एक इसका जो इंक्वायरीज आती थी वो इनबाउंड आती थी,
जिनने वो मीडिया देखा, वो मीडिया लोगों को अच्छा लगा, तो वो इंक्वायरीज जहां जहां हम कैंपेन करते रहते थे वहां से इंक्वायरीज आने लग गई। तो इन दिस वे कि बिजनेस मॉडल वैलिडेट हो गया कि ये एक मॉडल है जो अभी तक मार्केट में एनेबल्ड नहीं था। अब ये अगर अपन वी कैन डू दिस तो मार्केट में एक्सेप्टेंस है। तो देन वी गेव अ थॉट कि लेट्स एक्सपेंड इट टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। देन लकीली वी गॉट वन नेशनल क्लाइंट एस्ट्रल, जिसको एमपी के साथ पूरा एमपी देना था। एमपी के साथ सीजी आया, सीजी के बाद उनका महाराष्ट्र आया, देन गुजरात आया। तो इस तरीके से उस क्लाइंट के साथ वी हैव एक्सपेंडेड आवर होराइजंस इन मल्टीपल स्टेट्स। देन मूविंग अहेड, हमें जो दूसरे क्लाइंट्स भी थे जैसे गुरुजी प्रोडक्ट्स, उनका नेक्स्ट ईयर जो कैंपेन आया वो 15 स्टेट्स में आया। उन सारे 15 स्टेट्स में वी हैव एक्सपेंडेड आवर होराइजंस। तो जैसे जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आते गई हम लोगों ने अपने होराइजंस एक्सपेंड किए। एंड राइट नाउ वी हैव द प्रेजेंस इन 18 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये सब क्लाइंट की नीड के कारण ही ये चीज हम लोग एक्सपेंड करते गए और अपने लॉजिक्स यूज करते हुए कि किस तरीके से इसको और ऑर्गेनाइज वे में ट्रिगर कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मांग के साथ साथ आप बढ़ते गए अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को मांग के साथ साथ बढ़ाते गए। बढ़ाते आपने गए। ना नहीं बोला, और ना नहीं बोलने का कहीं ना कहीं फायदा आज नजर भी आ रहा है। तिलकेश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमने एक एक सफर के बारे में जाना कि किस तरीके से सफर शुरू हुआ और किस तरीके से इस वक्त से चल रहा है। मैं सीधा सा सवाल करता हूँ आपसे कि मनी फॉर ड्राइव क्या है, क्या काम करता है, किस तरीके से सेवाएं देता है? बेसिकली मनी फॉर व्हाट इज मनी फॉर ड्राइव? एक सिंगल लाइन में हम लोग बात करें तो मनी फॉर ड्राइव इज दैट कि हम लोगों का एक विजन है किसी भी ब्रांड को इन अ सेंसिबल कॉस्ट। हमारा जो विजन है, लेट मी रिकैलकुलेट, मतलब लेट मी रिपीट माय विजन इज we have to assist you to reach your brand at every nook and corner in a sensible cost. Right. हमारी जो भी वर्किंग है, हम लोग किसी भी, मैं उसमें आंसर दूंगा, पर द कोर इज दैट कि आपकी ब्रांड को किसी भी सिटी के नूक एंड कॉर्नर तक ले जाना है सेंसिबल कॉस्ट। दिस इज वन लाइन अबाउट मनी फॉर ड्राइव। बिल्कुल। तो ये बहुत सीधा सा सवाल और सीधा सा जो जवाब आपने दिया है बहुत ही लाजवाब था कि कम पैसे में आप अपने ब्रांड को भारत के किसी भी कोने में पहुंचाएं, किसी भी शहर में पहुंचाएं, उसके लिए आपके साथ मनी फॉर ड्राइव खड़ा हुआ है। सर, तो कहीं ना कहीं अगर मैं मकसद की बात करूं तो विजन के साथ साथ यही मकसद भी था कि हमें जो है कम्युनिटी को, हमें ऐसे लोगों को कम पैसे में एक ब्रांडिंग की एक ऐसी सुविधा उपलब्ध करवानी है जो सीधे तौर पे उनको फायदा करे, सीधे तौर पर उनकी जेब पर भी प्रभाव कम डाले। लेकिन मैं मानता हूँ कम कॉस्ट इज नॉट द विजन। विजन इज कि जितना रीच करने में उनको जो सेंसिबल कॉस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट है एफएमसीजी, तो एफएमसीजी के क्लाइंट को हमेशा मास पब्लिक पे रीच करना होता है। आ सकते हो आपको दिखाने के लिए, अगर एक ही सिटी में हम 50 होर्डिंग लेते हैं तो कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। तो हम ऐसा मीडिया चूज करके उनको देंगे जिसमें कॉस्ट, सेंसिबल कॉस्ट लगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच हो। राइट। मतलब as per the client need we suggest them the media, and that whatever media we are suggesting to the client वो सेंसिबल होना चाहिए, पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। राइट, पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए। तो फिर कहीं ना कहीं सबसे फायदेमंद डील होती है मनी फॉर ड्राइव के साथ। लेकिन मैं आप दोनों लोगों से जानना चाहूंगा इस सवाल का जवाब दो कि किस तरीके की चुनौतियां जो है फेस करने को मिली, क्योंकि कोई भी चीज एकदम से बिना किसी चुनौतियों का सामना किए तो सामने जा नहीं सकती, आगे बढ़ नहीं सकती। तो किस तरीके की चुनौतियां थी जो यहाँ तक पहुँचने के दौरान आप लोगों को सहनी पड़ी या देखनी पड़ी, जिनका सामना करके आप यहाँ तक पहुंचे? इसलिए भी था क्योंकि 11 में जब अपन ने शुरू किया था तो उस दौरान तक कहीं ना कहीं डिजिटल जो है हो रही थी चीजें डिजिटल, पर 11 तक उतना मैं नहीं मानता हूँ उतना ज्यादा आया था।
14 के बाद से 12, 13, 14 के बाद से चीजें जो है डिजिटल रूप से बदलना शुरू हुई और प्रचार करने का तरीका बहुत ज्यादा बदल गया। तो प्रचार करने का तरीका बदलने से पहले और प्रचार करने का तरीका बदलने के बाद किस तरीके की आसानियां या किस तरीके की चुनौतियां रही सामने, क्योंकि अभी किस तरीके से प्रचार प्रसार का वो पैटर्न रहता है, वो सारी देखिए, बातें भी इसमें हो सकती हैं। मीडिया में ऑल द मीडियाज आर इम्पोर्टेंट। हम्म चुनौतियों में अगर अपन ये बात करेंगे कि डिजिटल आने से आपको चुनौतियां मिल रही है क्या, तो हम्म डिजिटल आने से चुनौती नहीं मिलेगी। इट गोज हैंड इन हैंड। न्यूज़पेपर भी इम्पोर्टेंट रहता है, होर्डिंग्स आउटडोर में भी इम्पोर्टेंट रहता है, सिनेमा टीवी कमर्शियल भी इम्पोर्टेंट होता है, रेडियो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो दूसरे आउटडोर एक्टिविटी जो डीलर को सपोर्ट करने के लिए अगर चैनल सिस्टम है तो वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। प्लस आपको मल्टीपल तरीके से आपको विजिबिलिटी देनी है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। चुनौतियां उस डायरेक्शन में तो नहीं थी क्योंकि डिजिटल से आउटडोर में कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी भी एक ब्रांड को अगर एडवर्टाइजमेंट करना है तो मीडिया मल्टीप्लायर इफेक्ट करके एक टर्मिनोलॉजी होती है, तो उसको मल्टीपल मोड्स में जाना रहता है। डिजिटल देखिए, डिजिटल भी चीजें होंगी, आउटडोर में भी दिखेंगी, टीवी में भी चलेंगी, न्यूज़पेपर में भी आएगी। तो क्या होगा कि बाइंग पैटर्न उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन, बायर हमेशा उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है। तो और डिजिटल की अगर चुनौती की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने जब ट्रांजिट पे स्टार्ट किया था, तो ट्रांजिट में क्योंकि ये पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी इसे ऑर्गेनाइज कैसे करें। कि ये एक कोई भी क्लाइंट है, पूरे क्लाइंट को कहीं भी पूरे अक्रॉस इंडिया चीजें ट्रिगर करनी हो तो उसके लिए आपको कितनी टीम रखनी है, चीजें कैंपेन ट्रिगर करना है। फिर एक हमें बीच में चीजें क्लियर हुई कि आप ऑटो ड्राइवर को अगर इफ यू आर गिविंग कैश, तो ऑटो ड्राइवर उस कैश को कुछ भी नहीं समझता था। तो लेटर ऑन वी हैव ट्रांसफर्ड दिस स्ट्रेटेजी टू वी स्टार्टेड गिविंग देम गिफ्ट्स। हम लोग फिर गिफ्ट देते थे उनसे। हम लोग गिफ्ट भी ऐसा नहीं कि कोई भी गिफ्ट उठाया अपन ने दे दिया। गिफ्ट की पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती थी कि जैसे फॉर एग्जांपल इन अ ईयर देयर आर 12 मंथ्स, तो हर एक महीने में क्या गिफ्ट अपने को देना है ऑटो ड्राइवर को, सो दैट वो गिफ्ट घर तक जाए। घर तक जाएगा तो वहां पे कहीं ना कहीं घर वालों को भी एक क्यूरियोसिटी बढ़ती थी उनकी कि अगले महीने क्या गिफ्ट आएगा। उस गिफ्ट में ग्लास सेट, बाउल सेट, दिवाली के टाइम पे कभी शर्ट दे दी अपन ने, कभी मिठाइयां बांटी अपन ने दिवाली के टाइम पे। ऐसे ईद आई तो ईद के टाइम पे बाउल बांटे अपन ने। ठंड का टाइम है तो चाय पत्ती चल रही है, बारिश का टाइम है तो मूंग भजिए के रेडी मिक्स इंस्टेंट मिक्स पैकेट्स बांटे हैं। तो उस हिसाब से वी हैव प्लान्ड कंप्लीट थिंग। तो वो ऑटो ड्राइवर्स को कहीं ना कहीं हम लोगों से जोड़ के रखता था। फिर किसी ऑटो ड्राइवर को कोई ऑटो ड्राइवर की रिक्वायरमेंट आती थी कि सर हमारे घर में कुकर नहीं है, प्रेशर कुकर नहीं है, तो उस ऑटो ड्राइवर को हम बोलते थे 6 महीने तक आप कैंपेन कराओ या 5 महीने तक या 4 महीने तक कैंपेन कराओ तो आपको ये मिलेगा, प्रेशर कुकर मिलेगा। कि कोई बोलता था कि सर मेरे यहाँ मिक्सर जूसर नहीं है, मिक्सर उनको भी आज देम 3 मंथ्स तक आप कैंपेन लगाओ, उसके बाद हम लोग ये देंगे। तो कहीं ना कहीं जो चीज मार्केट में मान लीजिए एक्स कॉस्ट की मिल रही है, हम उसे बल्क बाय करके कहीं ना कहीं 0.7x पे हम लोग बाय करते थे, तो उनको वो चीज अच्छी दिखती थी। तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ। कई बार कोचिंग से टाई अप किया हमने कि आप इनके बच्चे हैं तो इनके बच्चों को आप थोड़ी कम फीस लेके इंग्लिश कोचिंग कराओ, आप थोड़ी कम फीस लेके पीजीडी से कराओ आप। इस टाइप से चीजें हम लोग करते थे, तो उन लोगों को थोड़ा बहुत यू कैन से सोशल एक्टिविटी भी हो जाती थी, तो इससे कनेक्टिविटी बढ़ती थी। अब यहाँ पे चैलेंज क्या आता था, जब आप इंदौर में बांट रहे हो तब तक तो ठीक है। जब आपको यही चीज बेंगलोर में बांटनी है, यही चीज आपको चेन्नई में बांटनी है, यही चीज आपको आंध्र प्रदेश में बांटनी है, वो भी कब बांटनी है कि आज के क्लाइंट का कैंपेन आया और 7 दिन में पूरे इंडिया में कैंपेन लाइव करना है, तब आपको ट्रांसपोर्टेशन करना होगा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट आप मल्टीपल लोकेशन में बाय करोगे तो कॉस्टिंग नहीं आएगी। तो उस टाइप पे क्या चीज है, जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से बाय करते थे, प्लस वो गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जो इजिली डिस्ट्रीब्यूटेबल हो। तो हम लोगों ने एक बार जब बड़ा कैंपेन आया 22,000 ऑटोज का अक्रॉस इंडिया, उस टाइम ट्रिगर किया कि हम लोग लाइटर बांटेंगे। तब तक क्या होता था कि चूल्हा जलाने के लिए माची से चलती रहती थी इन लोगों की। तो लाइटर भी अच्छी क्वालिटी के, जिनकी वारंटी 3 इयर्स की हमें ऑलरेडी कंपनी के पास से मिलती थी, हेवी लाइटर्स। तो वो लाइटर्स हमने बल्क में प्रोक्योर किए, सब लोगों को बांटा। तो इस तरीके से जो ऊपर इसमें ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा बॉटल नेक रहता था।
ट्रांसपोर्टेशन को भी हमने स्ट्रीमलाइन किया। कहाँ कहाँ, लकीली इंदौर और नाथद्वारा जो हमारा बेस है, यहाँ से कहीं ना कहीं हम पूरे इंडिया की हर एक जगह पे रीच कर पा रहे थे। तो यहाँ से बैठ के हम लोग नेक्स्ट डे बस से, हमारे यहाँ से बस की कनेक्टिविटी गोवा तक भी है, हैदराबाद तक भी है, दिल्ली तक भी बसेस चलती है, तो हम लोग बस से ट्रांसपोर्टेशन से वो चीजें मैनेज करना। फिर फिर क्या होता था कि जब आपका कोई बड़ा कैंपेन है, तो बड़े कैंपेन में आपने क्या किया, पूरी टीम साइज बढ़ा के 50-60 एम्प्लॉय कर दिए एग्जीक्यूशन में। ठीक है, जब वो बड़ा कैंपेन लेके आए, तो अगर आपका डाउन द लाइन सेल्स नहीं आई, तो इतने 60-70 लोगों को आपको अगर कंसिस्टेंटली सैलरी देनी है, तो आपका सैलरी का बहुत बड़ा चंक इकट्ठा हो जाता है। तो जो आपने एक प्रोजेक्ट से अर्न किया, वो दूसरे अगर प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक नहीं आए, तो कहीं ना कहीं डाइल्यूशन होते जाएगा, जो आपने कमाया वो डाइल्यूशन होते जाएगा। तो ये सब चीजें कि रियल टाइम पे डिसीजंस लेना, उसे सॉल्व करना, ये क्या, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। प्रॉब्लम आई, ब्रेनस्टॉर्म किया, सॉल्व किया, प्रॉब्लम आई, ब्रेनस्टॉर्म किया, सॉल्व किया। तो करते करते ये सारी चीजें हमने सीखी है। फिर क्या होता था, ऑटो ब्रांडिंग से जब हमें पता पड़ा कि ऑटो ब्रांडिंग पूरे अक्रॉस इंडिया एक्सपेंड करने के बाद भी आपको, अगर टीम आप बढ़ा रहे हो, अगर आप अच्छे एम्प्लॉयज रख रहे हो, उनको रिटेन करने के लिए ऑटो ब्रांडिंग से अगर रेवेन्यू नहीं आएगा, तो यू हैव टू एक्सपेंड योर होराइजंस। तो उसके बाद हमें पता पड़ा कि देयर आर लॉट्स ऑफ मीडिया अवेलेबल इन द मार्केट, जो हम लोग क्लाइंट को सजेस्ट करके अगर वो ट्रिगर करते हैं, तो क्लाइंट को बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। तो जब हमने वो दूसरे मीडिया देखे, तो उसमें एक वॉल पेंटिंग मीडिया आया, डीलर बोर्ड मीडिया आया, फिर होर्डिंग्स एक मीडिया ऐड हुआ, सिनेमा एडवर्टाइजमेंट उसमें ऐड करा हमने, वैन एक्टिविटी ऐड करी उसके अंदर। इस तरीके से तो ये अलग सारी अलग चीजें डिमांड के साथ हो रही थी कि मतलब आपको जरूरत लग रही थी कि आपको वॉल पेंटिंग और फिर पेंटिंग के बाद होल्डिंग्स और फिर दूसरी तरीके के एडवर्टाइजमेंट के वो लग रहे थे। ये डिमांड्स ऐसी सामने से आ रही थी उसके बाद, या फिर ये खुद के आइडियाज थे कि हमें एक्सपांड करने के लिए डिमांड भी आ रही थी, प्लस गैप भी पता आइटम पड़ रहा था ना। लाइक हमें अगर एग्जिस्टिंग मॉडल के अंदर, अगर हमें जैसे टीम आपने 50-60 लोगों की हायर करके रखी हुई है, अब आपके पास ऑटो ब्रांडिंग में एक लिमिटेड बिजनेस आ रहा है, मान लीजिए आप, राइट। है ना, आपको हमेशा नेशनल क्लाइंट का अक्रॉस इंडिया का कैंपेन नहीं मिल रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, वो जो दूसरा मीडिया वो ले रहा है कहीं और से, तो वो भी तो अपना बजट लगा रहा है। अब वहां पे जब हमने मार्केट सिनेरियो देखा, तो एक और चीज हमें पता पड़ी कि मार्केट में प्रोफेशनल प्लेयर्स इन एडवर्टाइजमेंट उतने ज्यादा नहीं है। क्या होता है वहां पे, हमेशा क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप हमेशा रहता था कि क्लाइंट ने बोला, क्लाइंट ने काम दिया, फिर जो एजेंसी काम कर रही है वो फोन पिक नहीं कर रही, क्योंकि आउटडोर में उनका कंट्रोल नहीं रहता था, उनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं रहती थी। हम लोगों को इनडेप्थ जाके पता पड़ा, वॉल पेंटिंग का कोई कैंपेन आया, मान लीजिए 2 लाख स्क्वायर फीट का, 2 लाख स्क्वायर फीट काम करने में लोगों को 4-4, 5-5 महीने लग गए। तो ये कोई काम नहीं हो ना, किसी का सीजन है, मान लीजिए किसी का सीजन के 1 महीने पहले उन्होंने डिसाइड किया, 5 महीने तक चीज है, तो वेस्ट हो गई कॉस्ट, और कोई भी उतना ऑर्गेनाइज प्ले नहीं कर रहा था। तो वहां पे उन सब चीजों की स्ट्रेटेजी बनाना, तिलकेश इज वेरी गुड इन मेकिंग स्ट्रेटेजी, सो वो स्ट्रेटेजी बनाना, हो सकता है अपना 2 टीम से काम नहीं हो रहा, तो देन वी डिवाइड द वर्क इनटू 5, 7, 8 टीम्स, वो डिवाइड एंड रूल करके वो काम जो पहले 4 महीने में होता था, वो काम आज की तारीख में हम लोग 20 दिन में करने लग गए। एंड वी गॉट द एप्रिसिएशन आल्सो। जैसे हमने जब भी नगर निगम में काम किया है, तो नगर निगम वालों को जो डेडलाइन रहती है, वी फिनिश द वर्क बिफोर देयर डेडलाइन, एंड दिस इज देयर स्टेटमेंट कि मनी फॉर ड्राइव जो प्रोफेशनल काम कर रही है, पहले नहीं होता था। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंदौर नगर निगम, जो कि लगातार 4 बार स्वच्छता का जिसको अवार्ड मिल चुका है और उसके लिए काम करते हुए, मैं तिलकेश जी के पास चलूंगा। तिलकेश जी से जानना चाहूंगा कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हुए या फिर इस फील्ड का अनुभव रखने के बावजूद, जब आप एडवर्टाइजिंग फील्ड में आए, तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को लेकर और किस तरीके से सारे जब जब आप हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर टाइप की भी, कि कम बजट में हम ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, ज़्यादा रीच दे रहे हैं मीडिया की, और लोगों की मास कम्युनिकेशन तक, मास पीपल तक बात को पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के बाद, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होने के बाद, बहुत से अनुभव पीछे गेन करने के बाद, किस तरीके की चुनौतियां आपको देखने को मिली इस पूरे दौरान में, मनी फॉर ड्राइव के इस पूरे सफर में? देखिए मतलब मेरा ऐसा मानना होता है कि मतलब किसी भी चीज में आपको चुनौतियां तो आएंगी,
डिपेंड से आप उसका आंसर कितना स्मार्टली और कितना स्ट्रेटेजिकली करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर मनी फॉर ड्राइव के अभी पिछले 5-6 साल के कैरियर रन में मैं बात करूं तो बहुत सारी चुनौतियां आई हैं। तो मेजर चुनौतियां ये कि बीच में हम लोगों ने हमारी टीम, बिकॉज हम लोगों ने पहले ही ऐड किया था कि एम्प्लॉयमेंट देना हमारा एक बहुत बड़ा एम था जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो सबसे मेजर चीज आई कि हम एक ऐसा टाइम था जब कहीं ना कहीं हमारी सेल्स टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, एंड वी हैव अ वेरी बिग लायबिलिटीज ऑन अस बिकॉज ऑफ वी हैव अ टीम ऑफ अराउंड 70-80 पीपल वर्किंग विद अस। सो उस टाइम पे सेल्स एंड ऑल परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही थी, तो आउट ऑफ पॉकेट हमको लायबिलिटीज अफोर्ड करनी पड़ रही थी। वो एक बहुत क्रिटिकल टाइम था 3-4-5 महीने का, जब लोगों के नॉन की वजह से लायबिलिटीज को इन द पॉकेट कवर करना पड़ रहा था। तो उस केस में मुझे लगता है कि बहुत एक एस्टैब्लिश बिजनेस खड़ा करने के लिए एपेटाइट का लॉस, मतलब लॉस का एपेटाइट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका लॉस का एपेटाइट नहीं है तो यू विल बी गिव अप इन एडवर्स कंडीशन, जैसे कि आज ये कोविड का सिनेरियो है। तो इट्स आल्सो बिजनेस विल ओनली सर्वाइव जिसमें लॉस लेने का पूरा एपेटाइट होगा। एंड बिकॉज मनी फॉर ड्राइव, वी बीइंग मनी फॉर ड्राइव, लास्ट 2-3 बार में हमने सब लास्ट 5 साल में 2 बार ऐसा फेस किया है कि जब हमारा एपेटाइट बहुत अच्छा टेस्ट हुआ और बाय गॉड ग्रेस हम उसको हर्डल को पार किया है हमने। बिल्कुल फिर सर। चैलेंज, हमें दूसरा एक मेजर चैलेंज फेस हुआ। हमने इंडिया पोस्ट, आपको ध्यान होगा जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स में कन्वर्ट हो गया था, जैसे पेटीएम है, एयरटेल है, उस तरह से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कन्वर्ट हो गया है। उनका पूरा एमपीएन, जो जितने भी ब्रांडिंग चेंजेस थे उनका टेंडर मनी फॉर ड्राइव के पास था। तो ये हमारा पहला सबसे बड़ा टेंडर था जो 2018 में हम लोगों ने किया, 2017-18 में हम लोगों ने इसको भरा था, इसको लिया था। तो उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज अराइज हो गया था कि कुछ टेंडर में कुछ ऐसे चेंजेस हो गए थे कि हमारा जो प्रॉफिट एस्टिमेट थे, एक डिसेंट प्रॉफिट एस्टिमेट, बहुत बड़े लॉस में कन्वर्ट हो गए। बिकॉज हमारा पहला टेंडर था, हमें उतना पेपर वर्क, उतना गवर्नमेंट चीजों का एक्सपोजर नहीं था। और अभी तक हमारा जो एक्सपोजर था पूरा कॉर्पोरेट एक्सपोजर था, तो गवर्नमेंट के साथ हमने कभी डील नहीं की इससे पहले। बट उस डीलिंग से हम लोगों ने हालांकि विद द एफर्ट्स एंड स्मार्ट नेटवर्क हम लोगों ने उस ह्यूज प्रॉफिट वाले प्रोजेक्ट को नो प्रॉफिट नो लॉस में खत्म किया। जिस टेंडर में हम लोग ब्लैकलिस्ट हो रहे थे, हम ऑलमोस्ट ब्लैकलिस्ट हो चुके थे इंडिया पोस्ट से, वहां से हमको एक बहुत अच्छा अप्रिसिएशन लेटर मिला। हम लोगों ने वहां से सेटबैक उठाते हुए, कुछ लर्निंग्स को लेते हुए, नो प्रॉफिट नो लॉस में भी, इवन कुछ लॉस लेके भी उस टेंडर को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और एमपी जोन ऑल इंडिया में टॉप जोन था ब्रांडिंग में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइन। सबसे पहले काम एमपी का खत्म हुआ, तो वहां से एक अच्छा अप्रिसिएशन लेटर मिला था कि इतने हर्डल्स के बावजूद हम लोगों ने टाइम पे चीजें खत्म करी। तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था हमारे लिए कि जहां से बहुत बड़े एस्टिमेटेड प्रॉफिट एक लॉस में कन्वर्ट हो गए थे। बट कहीं ना कहीं वो ये 2 इंसिडेंट ये सिखा के गए कि हमको सेटबैक को बाउंस बैक में कैसे कन्वर्ट करना है, और वो स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं हम बिल्ड कर पाए कि हम सेटबैक को बाउंस बैक में कैसे कन्वर्ट करें। बिल्कुल। तो ये जो स्टार्टअप्स को इन दिनों पिछले कुछ सालों से चला रहे हैं या फिर इस दौरान कुछ स्ट्रगल महसूस करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि ये जब तक चुनौतियां नहीं आती हैं तब तक वो आपको फल भी खाने को नहीं मिलता है। सर, अवार्ड, ये जैसे कि आपने सर्टिफिकेट की बात की कि किस तरीके से चैलेंज आया और फिर इंडिया पोस्ट में जहां आप ब्लैकलिस्ट होने वाले थे और उससे उभर के फिर आपने एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट वहां से प्राप्त किया और फिर आज इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन टाइम्स नाउ स्टार्टअप अवार्ड की अगर मैं बात करूं, ये इसके पीछे की क्या कहानी है सर? सौरभ सर, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा, तो बता। ये टाइम्स नाउ का विनिंग पिच करके इवेंट होता है। उसके लिए अक्रॉस इंडिया से स्टार्टअप्स यूज्ड टू अप्लाई। मतलब ये उनका एक इवेंट है विनिंग पिच। लीडर्स ऑफ टुमारो का भी एक अंदर सबसेट बोलूंगा विनिंग पिच को। इसके लिए हमने अप्लाई किया था एंड आई थिंक अराउंड 700 to 1000 applicants had applied it for North Zone में हमने अप्लाई किया था। Out of which they called 20 participants, 20 businesses, and from there they choose वहां से 5 बिजनेस जो टॉप बिजनेस आइडियाज होते हैं
वो पिचिंग का तरीका होता है, उसमें टॉप 5 को सिलेक्ट करते हैं। तो नॉर्थ में से टॉप 5 में मनी फॉर ड्राइव इज देयर। तो लगभग मैं बोलूंगा कि 500 700 800 एप्लीकेशन में से, बट मनी फॉर ड्राइव इज इनटू टॉप 5 इन नॉर्थ जोन। सो इसी तरीके से हर एक जोन में होता है, तो हर एक जोन में टॉप 5 मिलके कंपटीशन जो होता है वो मुंबई में फाइनल कंपटीशन होता है, जिसमें सारे जोन से 5-5 बिजनेस इकट्ठे होते हैं। टॉप 20 का कंपटीशन होता है, आउट ऑफ दिस दे सिलेक्ट टॉप 3 और टॉप 5। टॉप 3 टॉप 5 को कैश रिवॉर्ड भी रहता है। एंड यहाँ पे जो पैनलिस्ट होते हैं, यहाँ पे जो जूरी मेंबर्स होते हैं, वो जूरी मेंबर्स टॉप वीसीज रहते हैं, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट रहते हैं, वो जो आपके बिजनेस को डायरेक्ट फंड कर सकते हैं। अगर उनको आपका बिजनेस आइडिया अच्छा लगता है तो दे कैन टेक दिस शेयर्स इन योर कंपनी, जो भी आप अपने बिजनेस की वैल्यूएशन कर रहे हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली दे कैन पुट द मनी into your business, and you can expand your business. Right. So for any of the startup to win such event is a very big achievement. First thing, it's a event of ET now, तो वहां पे कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। सेकेंड थिंग, वहां पे नेटवर्किंग के लिए द अपॉर्चुनिटी विच यू आर गेटिंग, दैट यू आर पिचिंग डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स जो कि इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रोफाइलिंग सिलेक्ट हुई है वो डिफरेंट बिजनेस आइडिया को देख के ही सिलेक्ट होती है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप उनके सामने डायरेक्ट जाके पिच कर रहे हैं, एंड लकीली एट दैट टाइम 3 इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड भी थे मनी फॉर ड्राइव को फंड करने के लिए। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और आपको बिजनेस माइलेज मिलता है इन चीजों से। व्हेन यू से सच थिंग लाइक यू आर इनटू टॉप 20 स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया, and this certificate you have received from ET now, it itself is a very good achievement. बिल्कुल बिल्कुल सही की है, अपने आप में सही में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक यूनिक आइडिया को टॉप बिजनेस रैंकर्स की लिस्ट में शामिल कराना अपने दम पे, अपनी मेहनत से। मैं तिलकेश सर आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने भी बात की कि अपने कोविड का भी कहीं ना कहीं असर रहेगा, या क्या असर देखने को मिल रहा है? क्या अभी तक पिछले जो लॉकडाउन हमने देखा उस दौरान, और ये जो भी सिनारियो बना हुआ है, बात चल रही है आने वाले कुछ अगले 1-1.5 साल तक इस तरीके की स्थिति रहेगी, तो क्या इसका क्या प्रभाव देखते हैं अपने पूरे इस अपने बिजनेस मॉडल के ऊपर? किस तरीके के चेंजेस या क्या असर देखते हैं आप? देखिए, हम लोगों का जो एडवर्टीजमेंट है वो मेजरली आउटडोर एडवर्टीजमेंट, एंड अभी जो हम इससे देख रहे हैं, पीपल आर नॉट कमिंग आउट ऑफ द डोर। लोग घर के हैं, तो आउटडोर एडवर्टाइजिंग तो ऑब्वियसली बहुत हाईली अफेक्टेड है, बहुत तो कहीं ना कहीं ये भी एक चैलेंज है जिसको सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है इस दौरान पे यही है कि लोग बाहर नहीं निकल रहे, चीजें बंद हैं, तो हम आउटडोर। जी सर, आप अपनी बात कंप्लीट करें। आउटडोर एडवर्टाइजिंग ऐसा है ना, जो मतलब उससे ज्यादा सिर्फ एयरलाइंस एंड सिनेमा अफेक्टेड है। अगर मैं इस लाइन में बात करूँ तो थर्ड सबसे हाईली अफेक्टेड आउटडोर एडवर्टाइजिंग ही है, बिकॉज ये बहुत ऑब्वियस है कि जब लोग आउटडोर एडवर्टाइजिंग वो एडवर्टाइजिंग जो आप घर से जब बाहर आते तो देखते हैं, और अभी जब लॉकडाउन हुआ तो ऑब्वियसली लोग पूरा घर के बाहर, तो अभी भी लोगों में बहुत बड़ा फियर है, जब तक कि वैक्सीन आ नहीं जाती, वैक्सीन लग नहीं जाती, फियर तो मेंटेन रहेगा। तो कहीं ना कहीं उस तो इस फील्ड को बहुत ज्यादा हिट हुई है, और इवन जो भी हमारे नेटवर्क में लोग हैं, ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी स्मॉल प्लेयर्स है 50% एडवर्टाइजिंग कंपनीज बंद हो गए, बिकॉज इतना ज्यादा सीरियस इफेक्ट 6 महीने 8 महीने का इफेक्ट कोई भी नहीं ले पाएगा। तो वही बात है कि पर बाय गॉड ग्रेस क्या है, 2019-20 वाज अ गुड रन ऑफ मनी फॉर ड्राइव। हमने ऑलमोस्ट $2 मिलियन का टर्नओवर किया, एंड सबसे मेन बात क्या है कि हम लोगों के पास बहुत अच्छी टीम, लास्ट 4-5 इयर्स के एफर्ट वाली बहुत अच्छी टीम बनाई हुई है, और उस टीम के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि हाँ, हम लोग बहुत जल्दी पूरा बाउंस बैक करके लास्ट ईयर से बेटर सिचुएशन में खड़े हो गए। बिल्कुल। और इसमें आपको पाइवट भी करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने आजकल पाइवट किया, हमारा पूरा रूरल एडवर्टाइजिंग पे हम लोग काफी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि रूरल अभी रन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने पाइवट किया है, और हम रूरल प्रोजेक्ट्स पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू सिटी प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन टीम का भी असर है जो कोविड की वजह से असर हुआ। जैसे कि आपने बताया, कोविड का कहीं ना कहीं प्रभाव तो है ही, क्योंकि ये आउटडोर का सीधा सीधा
काम होता है और इसका प्रभाव तो देखने को मिला, लेकिन एक अच्छी टीम जरूर पिछले कुछ समय में आप दोनों ने मिलकर तैयार की है, जो इस पूरे प्रभाव से उबरने में आपका साथ देगी। सौरभ सर, हम स्टार्टअप अवार्ड की जैसे कि बात की थी हमने। स्टार्टअप भारत की मैं अगर बात करूं तो एक जनरल क्वेश्चन होता है ये कई बार, क्योंकि ये एक हम भारत की सबसे युवा जो है आबादी वाला मुल्क है दुनिया में, और जब से मोदी सरकार आई उसके बाद से स्टार्टअप का बहुत ज्यादा ऐसा बात होने लग गया कि स्टार्टअप ऐसा कुछ होता है, जहन में कि स्टार्टअप वर्ड आ गया। बहुत से स्टार्टअप खुलने भी लग गए, फंडिंग की बात होने लग गई। कितना मुश्किल होता है शुरुआती दौर में, या फिर कोई नया लड़का अगर अपने स्टार्टअप की बात करता है तो उसके लिए क्या सबसे बेहद महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, वो किस तरीके से उसको कैसी शुरुआत करनी चाहिए? सौरभ सर। देखिए, मुझे लगता है कोई भी स्टार्टअप करने के लिए सबसे पहले मार्केट में गैप देखना चाहिए। बाय दिस आई मीन स्टार्टअप ना, इट्स नॉट बिजनेस। स्टार्टअप इज समथिंग जो आप कहीं ना कहीं मार्केट सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम दूर कर रहे हो। तो आप अगर कोई भी ऐसी ऐसी सर्विसेज लाते हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट लाते हैं जो मार्केट में कहीं ना कहीं गैप में हो, जो मार्केट में नीड है पर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पहली चीज तो आप उस चीज के साथ आए। दूसरी चीज मुझे लगता है कि इसमें पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि अगर आज की जनरेशन जो प्रॉपर एजुकेशन लेने के बाद जब बिजनेस या स्टार्टअप में जंप करती है, तो वो हमेशा फर्स्ट 3 इयर्स में दे कंपेयर देमसेल्व्स विद देयर कलीग्स जो कॉलेज में होंगे या जो कंपनीज में उनके साथ काम करते होंगे। तो फर्स्ट 3 इयर्स दे कंपेयर देमसेल्व्स विद देम कि आई वाज डूइंग अ व्हाइट कॉलर जॉब, यहाँ पे मुझे हर एक चीज में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, अभी राइट नाउ उतनी अर्निंग भी नहीं हो रही है, अगर मैं बात करूं तो मेहनत उससे 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो रहा है। तो वहां कहीं ना कहीं शुरुआत में लोग अपना पेशेंस खो देते हैं, और जो फ्रूट्स उन्हें 3 इयर्स बाद मिलने रहते हैं ना, वो उसको ना देखते हुए टेम्परेरी हैप्पीनेस के लिए, टेम्परेरी लाइफस्टाइल के लिए दे स्विच अगेन फ्रॉम स्टार्टअप टू जॉब। तो ये जो गिव अप वाली जो चीज है ना, अगर वो नहीं हो, एंड इफ एनीवन इज इनटू द स्टार्टअप फॉर 3 इयर्स, एंड अगर उनका आइडिया सही है और अप्रोच सही है, तो मुझे नहीं लगता फिर कोई चीज का गैप होगा। प्लस फिर क्या होता है, आपको जो आप कर रहे हो वो उतना ऑर्गेनाइज वे में करते जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आप डे 1 से अगर आप फोकस कर रहे हो कि मैं किंग को पिच कर रहा हूँ, किस तरीके से पिच कर रहा हूँ, क्या मीडिया में चूज करके अपनी अवेयरनेस कर रहा हूँ, कॉस्ट कहाँ कम कर लूँ, एसेट लाइट मॉडल है नहीं है, या मल्टीपल थिंग्स जब बिजनेस में आती है तो। और ये होता है क्या है, जब तक कोई बिजनेस में कूदता नहीं है ना, तब तक पता नहीं पड़ता है। तो बिजनेस में कूदने के बाद मुझे लगता है कि आजकल का यूथ अगर डाइसी है, अगर वो सोच रहा है कि नहीं मुझे ये कर, जब जॉब में तब वो सोच रहा है कि नहीं मेरे को बिजनेस करना है, जब बिजनेस में आ गया तब वो सोचता है जॉब ही अच्छी थी। तो डाइसी ने जो ना वो चीजें कहीं ना कहीं खत्म कर देती है। तो वो अगर इफ ही दैट पर्सन इज इनटू स्टार्टअप बिजनेस, तो फिर प्योरली 3 इयर्स के लिए चाहे वो कुछ आउटपुट आया ना या, अगर वो उस पर फोकस करेगा तो मुझे लगता है ग्रोथ 100% मिलेगी। बिल्कुल। तो जो भी लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज सौरभ सर ने बताई कि स्टार्टअप्स के लिए, ये स्टार्टअप को आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी वाले फेज में ना रखें, कम से कम 3 साल जरूर दें अपने काम को, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने काम पर भरोसा रखें, तो कहीं ना कहीं आप सफल जरूर होते हैं। और ये दोनों ही लोग जो आज हमारे साथ मौजूद है वो उसके एक सबसे बड़े उदाहरण भी है। तिलकेश सर, जैसा कि स्टार्टअप की अपन बात कर रहे हैं, स्टार्टअप में हमने चुनौतियों की बात की कि किन तरीकों की चुनौतियां आई और किन तरीके की चुनौतियों का सामना करके आप यहाँ तक पहुंचे। लेकिन एक आंकड़ा बताता है कि सैकड़ों की संख्या में भारत के अंदर हर साल स्टार्टअप शुरू होते हैं और थोक के भाव में वो बंद भी हो जाते हैं। इसके पीछे की सबसे खास वजह क्या समझते हैं आपकी? क्या एक खास वजह हो सकती है स्टार्टअप के बंद होने के पीछे? बंद होने के पीछे मुझे लगता है, अगर आप मुझसे बोलोगे एक कारण है तो वो है लोगों में मतलब
फियर ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा है। जब मैं इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करता था तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की भी सारी अपॉर्चुनिटीज न्यूयॉर्क और लंदन में सबसे ज्यादा है। इंडिया में तो आप समझ लीजिए कि दुनिया की 2% 5% अपॉर्चुनिटी ही है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया में लोगों में फियर ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा है, और वो फियर से आप की सारी चीजें मतलब जो रिजल्ट आप बहुत अच्छे कर सकते हो वो रिजल्ट आप खत्म कर देते हो। दूसरा, लोगों में लॉस लेने का एपेटाइट नहीं है। दोनों हालांकि एक ही कनेक्टेड एक ही है, एक सिर्फ एक जनरल टर्म में बोल रहा हूँ, एक मैं फाइनेंशियल टर्म में बोल रहा हूँ। अगर आप में लॉस लेने का एपेटाइट नहीं है तो प्लीज आप बिजनेस में एंटर मत होइए, और टाइम दीजिए। जैसे सौरभ जी ने बोला टाइम दीजिए, तो हम लोग अगर बात करेंगे तो अमेजोन जैसी कंपनी को, जो आज पूरा यूएस का सप्लाई चेन इकोसिस्टम संभाल के बैठा है और काफी हद तक इंडिया में भी काफी सक्सेसफुल है, उस कंपनी को प्रॉफिटेबल होने में 14 साल लगे थे। तो हमें एटलीस्ट 5 साल 10 साल कोई भी काम उठाएं, अगर हम उसे 5 साल 10 साल के टाइम फ्रेम में सोच पा रहे हैं तो उसको करें। अदरवाइज कोई भी बिजनेस शॉर्ट टर्म गेन नहीं दे सकता। अगर शॉर्ट टर्म गेन कोई दे रहा है तो वो एक मिथ है। और कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हैं 95% 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, उसका कारण भी यही है कि लोग 1 साल 2 साल में सक्सेस कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर या ग्रुप में सक्सेस इंडिकेटर मेजर करते हैं। मेरा फ्रेंड इतने अर्न कर रहा है, मैं इतने अर्न कर रहा हूँ, आई एम इन अ लॉस, आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग। तो कहीं ना कहीं वो चीजों से गिव अप हो जाते हैं, देन बैक टू द जॉब, और दे आर इनटू द डिप्रेशन एंड देयर कैरियर इज गोइंग टू एंड। तो वही है कि अगर 5 से 10 साल का एपेटाइट नहीं है तो डोंट एंटर इनटू अ स्टार्टअप। बिल्कुल, तो वही चीज हमें दोनों ही मेहमानों ने बताई कि आपको समय देना पड़ेगा। थोड़ा सा समय अगर देंगे तो बेशक वो चीज काम कर जाएगी। सर, जैसे कि अपनी हमने बात की कि हम कई जगहों पे डिमांड के साथ साथ बढ़ते चले गए, और जहाँ पे जैसी नीड लगी वहाँ पे हमने वैसा काम करके दिया। तो काम से एक सवाल ये भी बनता है कि हम कहाँ कहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे ऑफिसेस हैं। सौरभ सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम इस वक्त कहाँ कहाँ पे अपना व्यापार इस वक्त कर रहे हैं, हम किस किस जगह पे अपनी सर्विस दे रहे हैं, अगर मैं सही शब्दों का चुनाव करूँ तो, और किन स्थानों पे कैसा काम चल रहा है, इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, if you'll talk about states in India, so till date, like we have served more than 21 states. And if we'll talk about the remaining states ना, तो वहाँ की अभी तक हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं आई है क्लाइंट की तरफ से। नहीं तो आई एम श्योर कि हम लोग उस स्टेट में भी अपनी प्रेजेंस रख लेते हैं। अब 21 स्टेट्स में अगर अपन बात करें तो नॉर्थ वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट all the locations, all the states. Then if we talk about central India, we are covering all the states. Western, we are covering all the states. South, we are not present in Kerala. And apart from Kerala, we are present in Karnataka, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu, Telangana. And if we'll talk about East, so we have the in East we have the services in Chhattisgarh, Odisha, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Assam. In these states we have our presence. तो like if you see, तो जहाँ पे बहुत रिमोट एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल 7 सिस्टर्स में आप देखेंगे तो मेघालय, मिजोरम, इन जगहों पे हमारी प्रेजेंस नहीं है। मणिपुर, इन लोकेशन से प्रेजेंस नहीं है। बाकी तो और अगर आप ईस्ट में कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पे क्लाइंट का कोई कवरेज पेनिट्रेशन नहीं है, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है हमें। बाकी तो अक्रॉस इंडिया हमारे पास हमें प्रेजेंस अच्छी है। ओके, तो ये एक बड़ी बात है कि करते करते आज इस जगह पर है कि हम 21 स्टेट्स के बहुत से शहरों में काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने कुछ मूवी प्रमोशंस भी किए हैं, कुछ टाइमलाइन के साथ प्रमोशंस करने होते हैं जहाँ पे आपको अक्रॉस इंडिया लाइव करना है 7 डेज में। So right now we are sitting with a capacity कि we can live the campaign across India in 7 days. तो इसका क्या बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर कैसे काम करता है ये? देखिए, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को आउटडोर अप करना है। आउटडोर का तो देखिए प्लान ऐसा है कि वो तो आता है, होर्डिंग पे अप हो जाता है। मैं तो बोलूंगा ट्रांजिट मीडिया अप करना है। तो ट्रांजिट मीडिया की इन लोकेशंस पे अगर आपकी टीम है और इन लोकेशन पे आपका नेटवर्क है, तो आपको मान लीजिए आज कोई कैंपेन आया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ठंडाई वाला है, उनको उनको मेन प्रोमिनेंट टाइम हो गया, जैसे शिवरात्रि पे उनको कैंपेन अप करना है।
शिवरात्रि के पहले, और उनकी प्लानिंग मान लीजिए जैन एंड में खत्म होती है, और शिवरात्रि प्रोबेबली 3rd वीक ऑफ फेब में रहता है। तो उसको उनको उन 3 वीक्स में अगर अक्रॉस इंडिया कैंपेन अप करना है तो दैट वी कैन डू ऑन ऑटो रिक्शास, ऑन buses, on hoardings or any other media. We can up that campaign, and this is because of the team we are having right now. Team network. तो टीम नेटवर्क के साथ इस पूरे काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। एंड आप जैसे ऑफिसेस का पूछ रहे थे, यस सर। ऑफिसेस की देखिए हमारे पास फिजिकल प्रेजेंस ऑफिसेस की 2 हैं, वन इज इन इंदौर, अनदर वन इज इन नाथद्वारा। एंड आई विल टेल यू, एडवर्टाइजिंग में ऑफिस की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम होती है ना। यू कैन हैव रेसिडेंशियल सेल्स पर्सन, यू कैन हैव रेसिडेंशियल ऑपरेशंस पर्सन ऑफिस, बट लाइक वी बिलीव कि अननेसेसरी कॉस्ट इंक्रीज करने का कोई पॉइंट नहीं है। प्रेजेंस होना इम्पोर्टेंट है आपकी वहां पे, फिजिकल ऑफिस रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बिजनेस ईदर वी आर गेटिंग इनबाउंड और आवर टीम मेंबर्स गो आउट इन द पिच टू द क्लाइंट। सो एनीवेज उनमें ऑफिस की कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड लकीली अस वी आर सिटिंग इन इंदौर एंड नाथद्वारा, which is near to Ahmedabad and Udaipur. So if even some big client wants to meet us, so it's a distance of 2 hours, 3 hours from this location by flight. So if a meeting is lined up of tomorrow, it can be done. बिल्कुल, तो 2 जगहों पे मिला भी जा सकता है और बाकी 21 राज्यों के तमाम शहरों में मणिपुर ड्राइव मौजूद है, आप उनकी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। फिलकेश सर, मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने फियर की बात की थी स्टार्टअप्स के लिए, कोविड के बाद किस तरीके का डर बना हुआ है बाजार पे भी, किस तरीके की सिचुएशन देखी जा रही है, और फ्यूचर अगर जैसे कि आपने पहले बोला कि हम एक पर्टिकुलर टीम के साथ इस चीज से निकल जाएंगे, हम सभी होप करते हैं कि हम भी इस महामारी से बहुत जल्दी उभरेंगे, लेकिन इस दौरान जो लॉस होगा उसकी भरपाई के लिए किस तरीके के कदम उठाए जाएं, या फिर क्या सही तरीका क्या रहेगा इसमें आगे बढ़ने का, कैसे आगे बढ़ा जा रहा है इस वक्त? इस बात का पहला क्वेश्चन था कि किस तरह का फियर है मार्केट में, तो ऑब्वियसली आज की तारीख में, आज से नहीं, अप्रैल से ही मैं बोलूंगा या मार्च एंड से मैं बोलूंगा, बहुत ज्यादा फियर है मार्केट में। और उस फियर का सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि बहुत सारे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के बावजूद बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने अप्रैल से अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दी। आप अगर एवरेज मिड साइज कंपनीज की बात करें तो मुझे लगता है कि 60-70% कंपनीज ने अपने एम्प्लॉय को इधर 25% सैलरी दी है या नहीं दी है, और बहुत बड़ा सीवियरेंस कट, बहुत बड़ा कट किया है। और वो फियर बहुत ज्यादा है लोगों में, ऐसा नहीं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, बट फियर बहुत ज्यादा है कि सिचुएशन कब तक चलेगी किसी को पता नहीं है। शुरू में लग रहा था 21 दिन का लॉकडाउन होगा, 21 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, फिर 14 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, और अब ऐसा हो गया कि लोगों को आदत हो गई, अब लगता नहीं है कि मतलब 2021 जनवरी से पहले कुछ ठीक होना है। बिल्कुल। सेकंड, आपने जो बोला किस तरह के मेजर्स लेने होंगे, तो मेरा एक ही मैसेज है कि हमें हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, रिस्पेक्ट एलिमेंट बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने बहुत हद तक पूरी कोशिश करी कि हम जितने भी लोग हमारे साथ काम करें वो या तो ना इम्पैक्ट हो या बहुत मिनिमम इम्पैक्ट हो, जिससे उनका एटलीस्ट डे टू डे लाइफ में असर ना पड़े। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आपका बहुत अच्छा रन होता है तब भी वो लोग आपके साथ हैं, और आज आपका खराब रन है तब भी वो लोग अगर आपके साथ है तो आपको रखना रहेगा। तो जितना हो, क्योंकि वही कंपनियां उभर पाएंगी और उन्हें ये मेजर लेने पड़ेंगे। तो हर चीज हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस के लिए हमें खुद भी करना पड़ेगा। और खुद यही है कि अगर हम अपने लोगों को संभाल पाए तो ये पूरी कंट्री संभलेगी, पूरी इकोनॉमी रिवाइव होगी और कोरोना का इफेक्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और अब आजकल हम लोग देख ही रहे न्यूज़ेस में एंड ऑल, जैसे एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड मिलके कुछ वैक्सीन के थर्ड ह्यूमन ट्रायल में है और बहुत हद तक सक्सेस हो जाए। और उनकी सबसे अच्छी चीज है दोनों कंपनियां बाहर की हैं, लेकिन इनका जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो सीरम इंस्टीट्यूट पूना में होगा। तो और उन्होंने 100 करोड़ डोज बनाने में 50 करोड़ डोज इंडिया को देने की बात रखी है, जो कि इन कंपनीज ने अप्रूव करी है। वो हमारे लिए बहुत बड़ी न्यूज है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी वैक्सीन बनेंगी 50% वैक्सीन इंडिया को मिलेंगी। तो काफी हद तक मुझे लगता है कि हम इस साल के एंड से पहले काफी स्मूथ सिचुएशन में आ जाएंगे।
और मुझे लगता है जो हमारा Q1 जिस भी कंपनी का जितना बिगड़ा है उससे डबल जो Q4 है वो इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि वो डिमांड बहुत हैवीली डिमांड पिक करेगी। इसलिए उस डिमांड को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको अपने 100% रन पे खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपने अपनी टीम कट कर दी, आप बिजनेस से आउटडेटेड हो गए, तो आप उस डिमांड को पिक नहीं कर पाएंगे। देन फिर आप वही कंप्लेन करते रह जाएंगे कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। और रही गवर्नमेंट साइड की, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस साल एमएसएमई से बहुत ज्यादा बाइंग, ऑलरेडी गवर्नमेंट काफी स्टेप ले रही है, पर एमएसएमई से काफी ज्यादा बाइंग करनी चाहिए और एमएसएमई को बहुत अच्छा मौका देना चाहिए, ताकि ये लोग जो भी एवरेज मिड साइड कंपनीज हैं वो टेंडर्स को लेके और उन्हें भर के कहीं ना कहीं कंपनीज को सरवाइव कर पाए या बूस्ट कर पाए। बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आपने कही तिलकेश जी की 2020 तक, आपको लगता है कि 2020 तक के एंड तक जो है एक स्मूथ सिचुएशन बनकर आएगी। और जो एक संदेश तिलकेश जी की तरफ से हो सकता है वो ये है कि आउटडेटेड ना हो, अपडेट रखें अपने आप को और समय के साथ आगे बढ़ते रहें, तो कहीं ना कहीं आपके लिए सिचुएशन बेहतर जरूर होगी। सौरभ सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एडवर्टाइजमेंट जो ये पूरा सेक्टर होता है, ये आपके बिजनेस की ग्रोथ में किस तरीके से रोल प्ले करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, अगर आपको पता होगा कि धीरूभाई अंबानी का एक स्टेटमेंट था कि अनलकीली मुझे एडवर्टाइजमेंट के बारे में बहुत लेट पता पड़ा, नहीं तो मैं अपने सपने को बहुत जल्दी पूरा होते हुए देख लेता। तो ये लाइन मुझे लगता है कि उनके बहुत दिल से निकली, क्योंकि जब उनको एडवर्टाइजमेंट का रियल इम्पैक्ट पता पड़ा होगा। आज के जमाने में तो आप खैर देख ही रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट को जिनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी नहीं होगी, पर वो प्रोडक्ट का आप नाम सुनेंगे तो सबको नोन होगा। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर खुद के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करेगा वो, पर मार्केट करने में वो हमेशा आगे रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करा रहा है ये लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होगी। तो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ने, मतलब आपको ये भी नहीं पता कि हिंदुस्तान लीवर ने बनाया है या नहीं बनाया है, पर आप यूज उन्हीं के नाम से कर रहे हैं, पर वो सिर्फ मार्केटिंग पार्टनर है जो एडवर्टाइजमेंट से उन्होंने ब्रांड बिल्ड किया। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले लीजिए, पेप्सी, कोको कोला, इनके कंजम्पशन में आपको बॉडी को कोई फायदा नहीं होता है, पर अगर आप इनके रेवेन्यूज देखेंगे ना, तो ये कंपनी मतलब अरबों रुपए सिर्फ ये शक्कर के पानी को बेच के कमा पाती है। क्यों? इन द पावर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की पावर है कि आप लोगों को चीजें दिखा के आप दे सकते हैं। अगर यही राइट प्रोडक्ट की अगर प्लेसिंग करते हैं अपन, इवन दैट प्रोडक्ट इज ऑल्सो गुड। गर्मी में उसकी नीड रहती है, नीड को पर क्रेविंग में क्रिएट करना, उसको एक लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। अब आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी बूस्टर हो गया आज की, अभी क्योंकि कोरोना को लेके बात कर रहे हैं, अब ये इम्यूनिटी बूस्टर की अवेयरनेस अगर कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट राइट नाउ अगर करता है, तो डाउन द लाइन ये हर एक की लाइफ स्टाइल में प्रोडक्ट उतर जाएगा। क्योंकि अभी अपन कोरोना काल से निकल रहे हैं, अपन देख रहे हैं, तो अपने को अपने खुद का इम्यून सिस्टम बिल्ड करने का थॉट लोगों को गया है। तो दिस इज द राइट टाइम फॉर एनी आयुर्वेदिक कंपनी हु हैज द इम्यूनिटी बूस्टर। वो इस टाइम पे ट्रिगर करेंगे, तो वो प्रोडक्ट, जैसे आप हर एक प्रोडक्ट देखेंगे ना, आपका टूथपेस्ट आपकी लाइफ स्टाइल में आ गया। अब वो पहले पाउडर था, उसके पहले दातुन था, पर जैसे जैसे नए फॉर्म में आप आते गए थे, इम्यूनिटी बूस्टर आप अगर एक ढक्कन आप अपनी लाइफ में वो उतार लें कि रोज लेना है, तो एक सिंगल प्रोडक्ट अगर प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइजमेंट हो, तो वो प्रोडक्ट का कम से कम टर्नओवर 1000, 1000, 2000 करोड़ पर पहुंच सकता है। तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आशीर्वाद ने आटा लाया। आटा देखिए, पहले लोग गेहूं खरीदते थे, गेहूं से खुद ही आटा पिसवाते थे। उनने एडवर्टाइजमेंट कर करके डायरेक्ट आटे की बाइंग के ऊपर पैटर्न चेंज कर दिया। आप देखेंगे तो आपके घर में जो दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, ये उनके टाइम पे गेहूं लेते थे, फिर आटा खुद ही पिसवाते थे, वो करते थे। पर अब उन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट आया कि आटा अपन पिसवा के दे रहे हैं, रॉ मटेरियल आ रहा, पिस के बस आपको देना, पैकेजिंग करना है, उसको मार्केट किया। आईटीसी में आशीर्वाद का टर्नओवर देखेंगे तो इट्स ह्यूज, एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अवेयरनेस अगर आप नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट आपके घर में रह जाएगा या सर्विसेज आपके घर में रह जाएगी। अवेयरनेस जरूरी है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके,
जी सर, अवेयरनेस कहना कहीं बहुत जरूरी है और एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से ये पूरे प्रोसेस के साथ जो है ग्रोथ का कारण बनता है पूरे बिजनेस मॉडल में। तिलकेश सर, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो छूट रही हो हमसे वो आप बताना चाहें? इस क्वेश्चन में कुछ आपको ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि हम लोगों का एक क्लाइंट है एम्पायर फूड्स, वो एक एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाते हैं और उनका रायपुर मार्केट बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करता था। तो हम लोगों ने एक रायपुर मार्केट के लिए एक छोटी सी स्ट्रेटजी बनाई और बहुत ही छोटे बजट में हमने उन्हें सिर्फ ऑटो, फूड ब्रांडिंग और बस ब्रांडिंग, दो तरह की ब्रांडिंग उनको सजेस्ट करी और वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे वहां पे बहुत ज्यादा बजट लगाने को, इसलिए हमें सबसे लोवेस्ट बजट बना के उनको दिया और आज 3 साल बाद रायपुर उनका टॉप 10 परफॉर्मिंग सिटीज बन गया है। तो एडवर्टाइजिंग अगर अच्छी स्ट्रेटेजी से की जाए तो आपकी कंपनी का भाग्य बदल देती है। तो इसलिए मतलब एडवर्टाइजिंग की इंपॉर्टेंस इसलिए कभी भी कोविड हो, कुछ भी इश्यूज हो, कभी कम नहीं हो सकती आगे तब तक कोई परचेस करने वाला नहीं है। किसी को समझ नहीं आएगा कि प्रोडक्ट मुझे लेना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा है। नहीं, आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि बाइंग को बूस्ट एडवर्टाइजिंग इज द ओनली वे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बूस्ट करने के लिए अपने बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे जरूरी चीज है। और जब आपको ये कम बजट पे ज्यादा सुविधाओं के साथ मिल रहा हो तब आपको अपने बिजनेस के लिए इसे अपनाना और मनी फॉर ड्राइव का साथ पकड़ना शायद मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी होगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पेज होगा। सर, आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, Trueple.com के साथ जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप दोनों लोगों का। सौरभ सर और तिलकेश सर, आप जुड़े और आपने स्टार्टअप के बारे में और अपने इस पूरे सफर के बारे में जिस तरह से हमें जो बातें बताई वो हम जैसे युवा पीढ़ी के लिए सच में एक आइडियल का एक काम करेंगी, एक सीख का काम करेंगी कि किस तरीके से चैलेंजेस का सामना करते हुए हमें आगे आना चाहिए और अपने ध्येय को नहीं भूलना चाहिए, समय देना चाहिए, टाइम देना चाहिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you, Rohit. Thank you. We also wish you all the best for this new series which you are coming up. All the best. Thank you so much, sir. Thank you so much.